अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हैं जनाब बड़ी जबरदस्त और अहम खबरें जो आपके साथ शेयर करेंगे, साथ साथ कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी आपको देने की कोशिश करेंगे। और आपसे एक दफा फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। पहला हमने माइलस्टोन अचीव कर लिया है कि हम 100K की एक बड़ी फैमिली माशाल्लाह से बन गए, लेकिन अब हमने इसको आगे भी लेके चलना है, यहाँ पे रुकना नहीं है। तो जनाब खबरें आज बड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और कुछ अच्छी हैं और कुछ मिक्स खबरें हैं। पहले आपको ये बता दें कि सबसे बड़ी खबर यही है कि निगरान वजीर आजम का फाइनली तकर्रुर हो गया है और एक बड़ा जो सस्पेंस क्रिएट किया गया हुआ था वो आखिर अपने अंजाम को पहुंचा है। और इस निगरान वजीर आजम की तैनाती से पता ये चल गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, बज़ाहिर लग रहा है कि किसी के भी हाथ में गेम अब रही नहीं, किसी की भी बात मानी नहीं गई। और बात सिर्फ उसी की मानी गई है कि जिनके बाप को सब बाप मानते हैं। तो ऐसी ही सूरत हाल बनी है और बाप पार्टी के अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं उनको निगरान वजीर आजम तैनात कर दिया गया है। नोटिफिकेशन भी हो गया है, अब सिर्फ हल्फ उठाना बाकी है, जिसके लिए यही कहा जा रहा है कि 14 अगस्त को में भी ज्यादा गालिब इम्कान है, वरना हो सकता है कि कल किसी रोज भी वो हल्फ उठा लें और साबिक वजीर आजम हो जाएंगे शहबाज शरीफ साहब, जो कि पहले ही इस तैनाती के फौरन बाद लाहौर रवाना हो चुके हैं। बड़ी मुख्तसर सी मुलाकात थी राजा रियाज और वजीर आजम शहबाज शरीफ की, और इसमें बड़ी दिलचस्प स्टोरियां लोग सुना रहे हैं कि जी यूं 3 नाम रखे गए, दोनों को खुद नहीं पता था कि नाम कौन से हैं, पर्ची पे आ गए नाम, फिर वो रखे, फिर राजा रियाज साहब ने उंगली रख दी अनवारुल हक काकड़ साहब के नाम पर और फिर शहबाज शरीफ साहब ने फौरन बड़े ही फर्माबरदार और ताबेदार बच्चे की तरह फौरन कहा कि मुझे भी इस पे कोई एतराज नहीं है, वैसे भी ये छोटे सूबे से है तो अच्छा है कि हमें उन्हें ये ऑनर देना चाहिए। तो लिहाजा दोनों ने फिर मिलकर इत्तेफाक से ये नाम सेलेक्ट कर लिया और इस तरह से उनकी तैनाती हो गई। लेकिन किसी के लिए शायद ये कोई राज की बात होगी, मेरे लिए तो बिल्कुल भी ये कोई राज की बात नहीं है। ये बिल्कुल एक ओपन सीक्रेट था, सबको पता था कि एस्टेब्लिशमेंट का ही बंदा आएगा और इस हुकूमत के जाने के बाद फौरी तौर पर जो एक पूरा सिस्टम है वो बेसिकली उन्हीं के हाथ में होगा और ऐसा ही हमें होता हुआ नजर आ रहा है। तो नवाज शरीफ साहब की जो भरपूर कोशिश थी वो जीरो हो गई है, वो कामयाब नहीं हो सके अपनी कोशिश में कि वो अपनी पसंद का अपनी पार्टी से या अपना कोई वफादार शख्स वजीर आजम लगवा सकें। पीपल्स पार्टी भी पीछे रह गई और आखिरकार वही हुआ जो हमेशा से होता आया है और एस्टेब्लिशमेंट ने ही जिसके सर पर हाथ रखा उसी के सर पर इक्तदार का हुमा बैठ चुका है। यूं तो आवाम को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि इस वक्त निगरान वजीर आजम कौन बना है, अगरचे टीवी स्क्रीन पर तो सबसे बड़ी हेडलाइंस ये थी क्योंकि निगरान वजीर आजम के आने से किसी की सेहत पर रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता, ना किसी के हालात पर। सवाल सिर्फ इतना सा है कि लोग ये देखना चाहते हैं कि मुल्क में जो तमाशा जारी है, जो एक इंसाफ का कत्ल हो रहा है, इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, एक मायूसी के बादल हैं जिसकी वजह से 16 लाख लोग ऑलरेडी पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं और मजीद हर रोज की बुनियाद पर हजारों पासपोर्ट जो है वो बनने के लिए आ रहे हैं। लोग यहाँ पे नहीं रहना चाहते। मायूसी के ये बादल जो छाए हुए हैं, ये कोई अगर हटाने में कामयाब होता है, ये सारी तब्दीली लाने में कोई कामयाब होता है तो फिर तो लोगों के दिल में उसके लिए कोई इज्जत और आबरू आ जाएगी। लेकिन अगर किसी ने किसी का आलाकार ही बनना है और उसी का माउथ पीस बनना है और उसी के इशारों पर नाचना है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो शहबाज शरीफ हो या अनवारुल हक काकड़ हो, किसी की बिल्कुल भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन बहरहाल एक तैनाती है, हो गई है और इससे फर्क ये पड़ा है सिर्फ कि मंजरनामा आइंदा का खुलकर सामने आ चुका है। पता ये चल चुका है कि जितना ये समझ रहे थे कि जनाब सब कुछ अच्छा हो जाएगा हमारे लिए, उतना भी अच्छा नहीं लग रहा। और अब इलेक्शंस भी हमें नजर आ रहा है कि फिलवक्त 3 महीने का जो टाइम था 90 दिन का, उसमें तो बहरहाल होते हुए नजर नहीं आ रहे। अब इलेक्शंस कहीं आपको अगले साल में ही होते हुए नजर आएंगे। तो अनवारुल हक काकड़ साहब बनने के बाद जो रिएक्शंस की बात करें, पीपल्स पार्टी ने भी कहा है कि जी हमें तो नहीं इस नाम का आइडिया था, लेकिन ठीक है आ गए तो अच्छी बात है। मुख्तलिफ सहाफी भी बड़े ट्वीट्स कर रहे हैं खुशामद आना किस्म के, और इसी तरह से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी वेलकम किया गया। चलिए वो तो ठीक है, जब कोई बंदा ओहदा संभालता है तो सभी उसको मुबारकबाद भी देते हैं और वेलकम भी करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि बड़े हम्बल हैं वो, बड़े अच्छे और बड़े शुस्ता हैं और बड़े उनके जो ख्यालात हैं जबरदस्त प्रोग्रेसिव हैं, पढ़े लिखे हैं और उसके साथ साथ के जी चूंकि वो बलूचिस्तान से हैं तो इस वजह से भी अच्छी बात है कि बलूचिस्तान का आपको एक नया निगरान वजीर आजम मिला है।
इससे पहले हम देख रहे हैं कि सेनेट के जो चेयरमैन है वो भी बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं और अगले महीने जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे जस्टिस काजी फायज ईसा साहब वो भी बलूचिस्तान से ही ताल्लुक रखते हैं। तो ये बड़ी जबरदस्त सब लोगों के नजदीक बात है कि छोटे सूबे से हमारे बड़े बड़े ओहदों पर लोग बैठे हुए हैं, तो ये उनका एहसास महरूमी खत्म करने के लिए बड़ी जबरदस्त कोई हिकमत अमली है। तो पहली बात तो ये कि इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है कि कोई बलूचिस्तान की जो एहसास महरूमी है वो कोई खत्म हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि बलूचिस्तान से जितने मर्जी आप वडेरे ला के असम्बलियों में बिठा लें या उनको चीफ मिनिस्टर बना दें या उनको आप सेनेट में ले आएं, जहां मर्जी ले आएं, सवाल ये है कि क्या बलूचिस्तान के अवाम की किस्मत कभी बदली है? कभी नहीं बदली। क्या वहां पर शोरश का खात्मा हो सका है? नहीं हो सका है। क्या वहां के वसाइल उन लोगों के ऊपर इस्तेमाल हो सके हैं? नहीं हो सके हैं। तो उनके अपने भी कबायली सरदार जो हैं उन्होंने भी कभी उनके साथ वफा नहीं की और ना कभी उन्होंने असम्बलियों में पहुंचकर उनके हुकूक की बात की है, बड़ी महदूद बात की अगर की भी है। और ज्यादातर ये तो जितने भी लोग असम्बलियों तक पहुंचते हैं ये सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के ही वफादार साबित होते नजर आए हैं। तो बलूचिस्तान की अगर यहाँ पर आपको एक हुक्मरानी नजर आ रही है बड़े बड़े ओहदों पर, तो इसका मतलब ये है कि आप समझ लीजिए कि असल में ये हुक्मरानी किसकी है, बलूचिस्तान इस वक्त किसके जेर तसल्लुत है और वहां की जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसकी रिप्रेजेंटेशन है, ये मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं कि बाप का बाप कौन है, किसने उसे बनाया। ये सबको पता है कि बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट का ही हाथ है इस बाप पार्टी के ऊपर और जो चेयरमैन सेनेट हैं वो भी उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। इसी वजह से अक़लियत में होने के बावजूद भी उनकी चेयरमैन सेनेट के तौर पर उस वक्त जो इंतखाब था वो जीत गए थे। तो लेकिन बहरहाल अब ये पुरानी बातें, उसमें हम क्या जाएं। हकीकत हाल यही है कि पूरे मुल्क में एक ग्रिप जो है वो मजबूत होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि अब जो कुछ भी होगा कोई ये नहीं कहेगा कि एक जो आड़ थी कि जी हुकूमत पता नहीं हर चीज करवा रही है, और मैं भी करवा रही हूँ, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। तो अब जो कुछ भी होगा उसका बराह रास्त बोझ उठाना पड़ेगा। तो इसलिए अब ये जो चिलमन का पर्दा था वो हट गया है और अब साफ छुपने या साफ सामने आने वाला जो मामला है वही अब तकरीबन जो है वो सामने आ जाएगा और इसमें अब कोई किसी को धोखा देने वाला जो मामला है वो तकरीबन खत्म हो जाएगा। तो ये तो हो गया जी कि क्या मामला हुआ। लेकिन इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो शहबाज शरीफ साहब की आखिरी मुलाकात रही सहाफियों से वज़ीर आज़म हाउस में, तो उन्होंने बड़ी ही फख्र के साथ एक बात बताई सहाफियों को कि जनाब मैं तो एस्टेब्लिशमेंट का 30 साल से आंख का तारा हूं और वो ये बताने में कोई उनको आर नहीं है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा बना के रखते हैं और हमेशा ही एस्टेब्लिशमेंट उनको बड़ा पसंद करती रही है। तो वो बड़े फखरिया अंदाज में ये बयान कर रहे थे। और जो पिछला उनका 16 माह का वजीर आजम के तौर पर एक टेन्योर भी गुजरा, उसमें भी कोई मौका उन्होंने हाथ से जाने नहीं दिया कि जहां पर वो आर्मी चीफ की मदह सराई ना करें, जहां पर वो तमाम तर कोई अच्छे काम या कोई इनिशिएटिव्स का जो क्रेडिट है वो उनकी झोली में ना डालें, जहां पर उन्हें मौका मिला हो कि वो उनको मजीद कोई देवता संभान जो है वो साबित कर सके, तो उन्होंने ऐसा कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। तो उन्हें पहले ही लोग इस तरह से समझते थे कि भाई वो बहुत ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट के करीब हैं या उन्हें खुश करने में लगे रहते हैं। लेकिन मुझे उस वक्त लगता था कि शायद मुबालगा आराई की जाती है। बहुत सारे लोग कहते थे कि वो वाकईतन जिस तरह से वो पेश आते हैं तो बड़ी बाद में मजाक उड़ते थे इन बातों पर। और इमरान खान साहब ने तो आपको याद होगा चेरी ब्लॉसम नाम ही इसी बात पे रख दिया था। लेकिन मुझे लगता था कि सारी मुबालगा आराई है, इस हद तक भी क्या होगा। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि कोई किसी को अगर ऐसा लगता था तो सबकी गलतफहमियां दूर हो गई हैं और ये बात साबित हो गई है कि हम लोग कितने बड़े खुशामदी भी हैं और चढ़ते सूरज के पुजारी भी हैं। और उसका अंदाजा आप लगा लें कि जैसे ही कोई शख्स सौदा संभालता है तो कैसे उसके आसपास लोग जमा होकर उसकी लगाते हैं, उसकी मदह सराई में मेहनत करते हैं कि किसी भी तरह जो है उससे फायदा उठाया जा सके, उसको खुश किया जा सके। ये पता नहीं गुलामाना सोच कब हमारे यहाँ से निकलेगी। बात करें तो इस बात पे करें कि कौन हक पर है, कौन सच पर है, चले चाहे वो मुश्किल में है चाहे वो मुश्किल में नहीं है। मुझे बड़ी अच्छी एक बात लगी, मैं मुख्तलिफ कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ, मेरी कोशिश होती है सब लोगों को रिप्लाई भी करूं या कम से कम अपना एक फीडबैक एक एहसास जरूर दिलाऊं कि मैंने उनका कमेंट देखा है। तो मैं ट्विटर पे भी कोशिश करती हूँ इसी तरह कि मैं अपने जो लोग कुछ कांटेक्ट करते हैं और कुछ सेंसिबल बात करते हैं तो उनको जरूर रिप्लाई करूं। तो मुझे किसी इसी तरह से दोस्त ने ये मैसेज किया कि भाई आप हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप हक और सच की बात करते हो। और मुझे उनकी जो बात अच्छी लगी वो क्या थी, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप इसी तरह हक और सच की बात करते रहें और जब इमरान खान भी गलत हो तो आप उनको भी उतना ही बुरा करें। ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी
क्योंकि आम तौर पर पीटीआई के सपोर्टर्स के बारे में एक बात, एक तासुर ये फैलाया जाता है कि जी ये सिर्फ इमरान खान की आप तारीफ करते हैं तो ये आपसे खुश रहते हैं, लेकिन अगर आप इनकी कोई इमरान खान के ऊपर आप तनकीद करते हैं तो ये आपके पीछे पड़ जाते हैं, आपको गालिम गलौज करते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं समझती। मेरा ख्याल से जब आप तनकीद भी भले किसी पे भी करें, इमरान खान हो या कोई भी हो, जब आप किसी पे तनकीद करें और वो तनकीद हकाइक पर मबनी हो और जायज हो तो फिर कोई बुरा नहीं मानता। जब आप तनकीद करें और आपके पास उस तनकीद की कोई वजह हो, कोई आर्ग्यूमेंट हो, वो उसमें ना आप ऐਵੇਂ उसको बुरा भला कह रहे हो, जातियात पे ना कीचड़ उछाल रहे हो। लेकिन अगर किसी की पॉलिसी से कोई इख्तिलाफ है, किसी की कोई चीज ऐसी है जो आपको लगता है मुनासिब नहीं है, तो आप उस पर तनकीद करें तो उसको लोग एक्सेप्ट करते हैं कि बिल्कुल ठीक बात है। और मैंने कई दफा की है, ऐसा नहीं है कि कोई मैंने ना की हो। मेरी कोशिश पूरी होती है कि जहां पर जो कोई गलत है उसको गलत कहा जाए। ये अलग बात है कि इस वक्त जरा पीटीआई चूंकि निशाने पर है और चूंकि वो ज्यादा एक जुल्म का शिकार है तो उसकी आमतौर पर ज्यादा आवाज जो है उसके हक में बुलंद हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कल कला को या आज भी अगर कोई गलत काम करेंगे तो हम उसको नजरअंदाज करेंगे या उस पर तनकीद नहीं होगी। तो अगर फॉलोअर्स भी ये समझते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए तो ये मुझे तो उनके बाशऊर होने की एक निशानी लगती है और मैं बड़ी खुश होती हूँ कि अगर उनकी जानिब से इस किस्म का फीडबैक आता है। तो बहरहाल ये इंशाल्लाह मेरा आपसे, मैंने पहली वीडियो में वादा किया था, मेरा ये वादा आपके साथ कायम और दायम है कि नाजायज बात इंशाल्लाह जो मेरी समझ और अक्ल मूझ और इल्म के दानिश के मुताबिक होगी वो नहीं होगी। बाकी इंसान है, भूल चूक हो सकती है, कैलकुलेशन भी गलत हो सकती है, इन्फॉर्मेशन भी गलत हो सकती है, वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम नीयत में कोई इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। बहरहाल आगे चलते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने ये जो एस्टैब्लिशमेंट के तारा होने की बात की, तो मैं ये सोच रही थी कि 4-5 साल इन लोगों ने गला खुश्क कर लिया, चीखे मार मार के, गला फाड़ फाड़ के ये कहने में कि जनाब इमरान खान तो लाडला है, ये तो सिलेक्टेड है, ये तो आंख का तारा है और इसको तो कोई पूछता नहीं है, अदलिया भी इसके साथ हाथ नरम रखती है, एस्टेब्लिशमेंट ने इसको सिलेक्ट किया है और ये सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड है। सारी 3.5 साल की असेंबली में कान पक गए हमारे ये अल्फाज सुन सुन के। और आज शहबाज शरीफ साहब खुद ये मान रहे हैं कि मैं तो सिलेक्टेड हूं, मैं तो आंख का तारा हूं और मुझे तो हमेशा से ही वो पसंद करते हैं। तो फिर अब आप खुद इंसाफ कर लें कि भाई आप फिर किस मुंह से उसको सिलेक्टेड कहते थे जो आज जेल की सलाखों के पीछे पड़ा हुआ है? आप फिर किस मुंह से उसको सिलेक्टेड कहते थे जब आप खुद जाकर पॉलिशिंग करते हैं, बूट पॉलिशिंग करते हैं और फिर कहते हैं कि सिलेक्टेड वो है? तो ये इनके कॉल ऑफ फेल के तजाद हैं, जिसमें अगर कोई थोड़े बहुत अबहाम बाकी थे, कोई कंफ्यूजन बाकी थी, तो वो सारे अब खुलकर दूर हो चुके हैं, पहली बात। और अब मेरा ख्याल है कि अगर इनमें जरा सी भी शर्म होगी तो दोबारा मरियम नवाज साहिबा या शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब कम से कम इस किस्म के ताने किसी दूसरी अपनी ऑपोजिंग पार्टी को नहीं देंगे कि भाई आप सिलेक्टेड हैं या सिलेक्टेड हैं और आप बड़े कोई स्टैब्लिशमेंट के साथ मिले हुए और हम नहीं है। कम से कम इस खुले एतराफ के बाद आप में इतनी अखलाकी जरूरत होनी चाहिए कि आइंदा कम से कम वोट को इज्जत दो टाइप बयानिए या एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए और अपने आप को कोई बड़े जमहूरी साबित करने के लिए जो है ना इस किस्म के बयानिए लेके प्लीज बराह करम मार्केट में तशरीफ ना लाएं। और वैसे भी अब तो आप मार्केट में जाना आपके लिए बड़ा मुश्किल है। अच्छा, मैं ये सोच रही थी बड़े इंटरेस्टिंग अब आगे वाले दिन है, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि लोगों का गम गुस्सा अपने उरूज पर पहुंच चुका है। जितना आपने उनको अपने पावर में होते हुए उनको दबाया है, जितना मारा है, जितनी उनकी फेंटी लगाई है आपने, हर तरह की फेंटी, उसका मतलब कोई फिजिकल फेंटी नहीं है, जिस तरह से लोगों को आपने जलील किया है, उनके घर तोड़े हैं, उनके ऊपर छापे मारे, उनकी इज्जतें नीलाम की हैं, जिस तरीके से, जिस तरह से उन्हें बेइज्जत किया है, जिस तरह से उन्हें बेघर किया है, जिस तरह से उन्हें फिजिकली आपने मारा है, जिस तरह से उन्हें मेंटली आपने टॉर्चर किया, उनकी फैमिलीज को टॉर्चर किया। अब आप जरा जाएं अवाम में, अब आप जनाब जरा जाकर देखें बगैर प्रोटोकॉल। पहले तो आप सिक्योरिटी उसमें होते थे ना स्क्वाड के साथ, तो आपको कोई छू नहीं पाता था। अब जरा आप जाकर देखें। और अब मेरा वो मशवरा है मरियम नवाज साहिबा के लिए, जो उस वक्त वो कहा करती थी कि जी इमरान खान जरा हेलमेट पहन के जाना, तो अब आप लोग सब के सब सिर्फ हेलमेट नहीं, पूरी एक वो जो जिरा होती है ना वो पहन के जाएं, क्योंकि मुझे बहुत खदशा है। मैं ये कोई लोगों को इंस्टिगेट नहीं कर रही, मैं फिर भी कहूंगी कि लोग अपना गम गुस्सा संभाल के रखें और वोट की पर्ची पे ही सिर्फ निकालें। लेकिन जिस लेवल पे लोग इस वक्त आए हुए हैं, इन लोगों के लिए कैंपेन चलाना मुश्किल हो जाएगा, इनके लिए अवाम में जाना मुश्किल हो जाएगा। इन्हें पता लग जाएगा कि ये लोग क्या कमा कर लाए हैं। ये जो 16 माह में इन्होंने किया है अपनी तरफ से, तो ये बड़ा कारनामा किया कि केसेस खत्म करा लिए, इमरान खान को अंदर करवा दिया।
वेरी गुड, लेकिन अब इनको जब हकीकत से आशना होना पड़ेगा ना, जब लोगों में जाएंगे, फेस करेंगे जाकर, तो फिर आंखें खुलेंगी कि हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या खटिया आपने 16 माह में। ये अब आपकी जरा होश ठिकाने अब आने का टाइम हुआ है। और मैं अब आपको ये बता दूं कि जनाब कप्तान की जेल में टाइम कैसा गुजर रहा है, इस पर बहुत बात हो रही है। देखिए, आज भी लोग सिर्फ उसको सुनना चाहते हैं जो जेल के अंदर बंद बैठा है, उसी की बात सुनना चाहते हैं। वो क्या कर रहा है, वो कैसे वक्त गुजार रहा है, वो क्या खा रहा है, वो किधर सो रहा है, उसका कमरा कैसा है, उसकी दिन और रात कैसे गुजर रहे हैं, उसकी किससे मुलाकात हो रही है, और उसके क्या मामूल हैं जेल के अंदर। और लोग सुनते हैं, और ये खबरें आ रही हैं कि जनाब जेल में भी किस तरह से कैदी उनके दीवाने हुए पड़े हैं, नारे लग रहे हैं, और एक अलग ही माहौल बनता जा रहा है जेल के अंदर भी। और जेल वाले भी मुझे लगता है इन दी एंड परेशान ही हो रहे होंगे कि अब हम किस किस को मना करें, किस किस को रोकें। जिस तरीके से वहां पर कैदी जो है वो अब ना सिर्फ ये कि इमरान खान को देखते हैं तो नारे लगाते हैं, बल्कि हारून रशीद साहब तो ये भी इवन रिपोर्ट कर रहे हैं कि जब वो एक्सरसाइज के लिए निकलते हैं तो उनको भी, लोगों को भी समझाते हैं, कैदियों को भी, कि आप भी एक्सरसाइज करें और अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। तो एक अलग ही मुझे लगता है कि माहौल का वहां पर जो है कुछ अलग ही माहौल चल रहा है। बाकी ये जनाब जो इमरान खान की अपीलें थी वो फिलहाल कुछ 3-4 दिन ताखीर का शिकार हो गई हैं, मुझे यूं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कि पहले तो गारंटियां मांगती थी कि नवाज शरीफ को अगर कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, तो अब वहां पे कोई गारंटी मांगने वाला जज बैठा नहीं हुआ। यहां पर अब किसी को फिक्र नहीं है, वो बार बार जाके ये बात कर रहे हैं कि जी जहर खाने में दिया जा सकता है, उनकी जान को शदीद खतरा है, बहुत किस्म के इनके तहफुजात हैं, पहले भी उनको बार बार अटैक किया जा चुका है, तो आप इस चीज को इंश्योर करें कि कम से कम उन्हें घर का खाना फराहम कर दिया जाए। लेकिन अभी तक भी हमें जुबानी कलामी हल्के फुल्के ऑर्डर दिए जा रहे हैं, कोई प्रॉपर किसी से पूछगछ नहीं हो रही इस मामले के ऊपर कि क्यों नहीं ऐसा किया जा रहा, और किया जा रहा है तो उसकी कोई प्रॉपर ऐसी तसल्ली बख्श रिपोर्ट क्यों नहीं है, क्यों उनके वकला जो हैं वो बार बार ये तहफुजात का इजहार कर रहे हैं। तो एक बहुत ही गैर जिम्मेदारी का सबूत हमें नजर आ रहा है इस सारे मामले के ऊपर, जो कि नहीं होना चाहिए, बहुत डेंजरस है और बड़ा सेंसिटिव है। लेकिन फिलहाल अब ये वही जो रिवायती हमें नजर आती हैं चीजें, तारीखों पर तारीखें वाली, वही चलती हुई नजर आ रही हैं, और उसकी वजह अगेन वही है, बार बार रिपीट करना मुनासिब नहीं, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि हालात को ऐसा ही सख्त रखा जाएगा इमरान खान पर, उनको तोड़ने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मैं तो ये समझती हूँ कि देखा जाए तो इमरान खान तो जेल में बंद है, लेकिन असल में बंद गली में वो लोग हैं जिन्होंने उन्हें जेल में बंद किया है। अब उन्हें आगे समझ नहीं लग रही कि करना क्या है। वो तो जेल में भी बैठा मजे से किताबें पढ़ रहा है और वर्जिश कर रहा है और अपने अल्लाह तौबा करके कैदियों से गुफ्तगू करके अपना टाइम गुजार रहा है, लेकिन जो बाहर बैठे हैं उसे बंद करके भी उन्हें चैन नहीं पड़ रहा है। उन्हें समझ नहीं लग रही कि जितना कुछ हम कर सकते थे, हर चीज करके देख ली, फायदा कुछ नहीं हुआ। तो बेसिकली बंद गली में वो हैं जिन्होंने उसको बंद किया है, वो तो फिर भी उसका जो नजरिया है वो आजाद है, और वो हमें हर जगह ऐसे लग रहा है कि नजर आ रहा है। आप देख लें कितनी वीडियोस ऐसी आ रही हैं आजकल, आप देखते जाएं, आपको आइडिया होता जाएगा कि रोक टोक के बावजूद, हजार जबर के बावजूद लोग अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। कोई गाना बना रहा है, कोई रक्शे में लगा रहा है, कोई बलून से तहरीक इंसाफ का झंडा उड़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हर किसी का अपना अंदाज है, लेकिन वो हमें एक वेव जो है वो रुकती कहीं नजर नहीं आ रही है। और आखिर में मैं बता दूं आपको कि पैमरा ने एक नया कारनामा किया है, 11 लोगों के ऊपर पाबंदी लग गई है और इनको मना कर दिया गया कि टीवी पर नहीं आना क्योंकि ये इश्तिहारी हैं। इनमें हम्माद अजहर साहब, फरूख हबीब साहब, अली नवाज अवान साहब, साबिर शाकिर साहब, मुईद पीरजादा साहब, शाहीन सरबाई, आदिल राजा, हैदर मेहदी और कुछ 2-3 और अफराद शामिल हैं। तो 11 अफराद की ये टीम है जिसके ऊपर अब पाबंदी है कि उनको कोई टीवी पे नहीं ले सकता। तो बेसिकली अगेन इसमें भी वही स्ट्रैटेजी में नजर आ रही है कि ये वो तमाम लोग हैं जो ऑलमोस्ट तमाम ही वो लोग हैं जो पीटीआई का नैरेटिव है, या तो पीटीआई के बाकायदा लीडर हैं या फिर जो सहाफी भी हैं उनका नैरेटिव कोई पीटीआई के करीबदार है, तो उन्हीं को बैन किया गया। तो बेसिकली अगेन वही एक पॉलिसी का हिस्सा कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर एक तरफा प्रोपेगेंडा किया जाए पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ, और उसको काउंटर करने के लिए कोई दूसरी आवाज वहां पर मौजूद ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना